ब्लैक कैप लगा रखे। जी सर। देखिए अब मुद्दा क्या है, आईएनसी की बात हम कर रहे थे साहब। आईएनसी में हमने 1885 पहला सेशन हुआ, उसको देख लिया था हमने। 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हो रहा है, 86 में हो रहा था सेकेंड। तीसरा अधिवेशन जो कांग्रेस का था 87 में हुआ, और चौथा अधिवेशन जो हुआ 1888 में। पहला जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। बस ये 2 मिनट में रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, फटाफट उसके आगे चलते हैं। बॉम्बे में किया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, WC बनर्जी थे। ठीक है। दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो अधिवेशन आपका हुआ कहाँ पे, कलकत्ता में, और उसके जो हेड बनाए गए वो दादा भाई नौरोजी बना दिए गए। कोई बात नहीं, दादा भाई नौरोजी। तीसरा जो अधिवेशन हो रहा है वो मद्रास में हो रहा था, और इसके जो हेड बनाए गए वो आपके बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी। और जो चौथा अधिवेशन था वो हमारे इलाहाबाद में हुआ था, और ये जो इलाहाबाद में हो रहा था इसके जो हेड थे वो हमारे जॉर्ज। इस प्रकार हमारे सारे के सारे सेशन आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब आपको लगेगा यार 1947 तक आज़ादी थी, इस तरह तो हर साल सेशन हो रहा होगा, तो बहुत सारे हो जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखी जाएंगी। सारे अधिवेशन नहीं पढ़ने होते हैं, वही अधिवेशन हमको देखना होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है, या कोई ऐसी घटना घट गई हो उस अधिवेशन पे जो इतिहास में काफ़ी चर्चा में आ जाती है, तो हम उन्हीं बिंदु को उठाते हुए चलेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि पहली बार गांधी जी ने किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया, भाई अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, गांधी जी ने भी तो कांग्रेस के अधिवेशन में कभी ना कभी शुरुआत की होगी, तो पहली बार किस अधिवेशन में गांधी जी आकर के पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि साहब बताइए कि कौन सा अधिवेशन है जिसमें जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं पाकिस्तान के जाकर के, जिसकी वजह से पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1940 में। क्लियर कट मुस्लिम लीग ने मांग रख दी कि हमको पाकिस्तान चाहिए। होता नहीं, घर में जो छोटा बच्चा होता है जब उसे कोई सामान चाहिए होता है तो रोने लगता है, और तब तक रोता रहेगा तो उसको दोने दो। यही मुस्लिम लीग कर रही थी। गांधी जी ने भी समझाया, बहुत सारे लीडर ने समझाया कि थोड़ा सा संभलो, लेकिन उसने जिद कर ही ली थी, तो भैया चलो पाकिस्तान की जब जीत हो गई है, तो अंग्रेजों ने भी कहा कि जाते आते कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसमें ज़िंदगी भर हमेशा एक दूसरे में टकराहट बनी रहे, और वही कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ में। मुद्दा क्या है कि अगर जिन्ना ने भी तो पार्टिसिपेट किया होगा कभी ना कभी, देखेंगे। और जैसे आपने देखा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा है, 5 में जब 19 का विभाजन होगा तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब 1905 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कांग्रेस का अधिवेशन आपको पता होना चाहिए। 1907 में आपको पता है सूरत का विभाजन होता है। सूरत विभाजन मतलब कहने का बंगाल विभाजन के बाद काफ़ी दौर संघर्षमय रहा कांग्रेस का, और कांग्रेस जो आपकी कमेटी थी, ग्रुप था, वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, गरम दल और नरम दल में। क्यों हो रहा है, और ये जब विभाजन होगा तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। ऐसे कई सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, उन सबको देखेंगे। आपने देखा कि पहले राष्ट्रगान भी गाया गया, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया जा रहा है, इसके बारे में देखेंगे। लखनऊ का जो अधिवेशन था वो बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में फिर से समझौता होता है, और साथ ही साथ आपका वहाँ पर एक और चीज़ होती है, गरम दल और नरम दल एक साथ आ जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट कांग्रेस में एक साथ आ जाएंगे। तो इस भूमिका को लेते हुए आगे हम बढ़ रहे होंगे। फिर गांधी जी आ चुके हैं, तो गांधी जी भी कांग्रेस की कभी ना कभी अध्यक्षता करेंगे, तो कब करते हैं इसके बारे में देखेंगे। गुवाहाटी अधिवेशन भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि खादी पहनने के लिए सभी कांग्रेस के सदस्यों को अनिवार्य कर दिया गया था उस अधिवेशन में, तो उसके बारे में भी देखेंगे वो अधिवेशन कब हुआ था। कानपुर अधिवेशन भी होता है आपका, लखनऊ अधिवेशन भी होता है आपका, ऐसी कहानी चलेगी। और फिर इसके बाद आप देखेंगे सरदार पटेल के बारे में भी आपका चर्चा चलता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहे होंगे, यानी कि जो दौर होगा ये आपका 1947 तक में हम कई सारे नेताओं के बारे में यहाँ पर समझ चुके होंगे कांग्रेस के माध्यम से ही। फिर हम 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे और टॉपिक के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों हमारे तरीके होंगे पढ़ने के लिए। तो अभी हम कांग्रेस के माध्यम से हिस्ट्री को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपको जो अगला हमें अधिवेशन समझना है
वो सीधा सीधा एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा पहली महिला, मैं अगर आपसे पूछूं कि वो पहली महिला कौन है जिन्होंने कांग्रेस के, वॉइस थोड़ा स्लो कर लो, वो पहली महिला कौन है जो कांग्रेस के मंच में जाकर के पहली बार भाषण देती हैं, ऐसा भी प्रश्न आ चुका है। वो पहली महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के मंच में पहली बार भाषण दिया है, यानी कि इस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान, और उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, तो लिख लीजिएगा पॉइंट, और यहीं से वो 1800 यानी कि 1890 में आपका जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए, तो इसमें आपका लिखिएगा एक पॉइंट, आपका पॉइंट ये है कि पहली महिला कौन थी साहब। तो जो पहली महिला है, बाकी मैं इसके बाद आके बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके चलूंगा। पहली महिला जिसने कांग्रेस के मंच से भाषण दिया, वो कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली, और ये 1890 का जो सेशन था उस पर किया था इन्होंने। मतलब में इतना ध्यान रखना है, कादम्बिनी गांगुली 1890 में पहली महिला थी, और ज़्यादा इस पर हमें ध्यान देना नहीं है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं साहब। कैसा लगा दिया सर? ठीक है, अब हेडिंग डालो भैया। अब मुद्दा समझिएगा जरा सा, कई सारी चीजें, जैसे मैं आपका इसी में ले लेता हूँ। ठीक है, इसको आपने लिख लिया, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, आप देखिए, अब अगला सा क्वेश्चन आपके सामने, जैसे मैं पूछूं, यहाँ पे कई सारी डेट आ जाएंगी एक साथ, और घबराना नहीं बिल्कुल भी डेट को देख करके, कितने सारे कैसे डेट फैक्ट याद रखेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, ये भी महत्वपूर्ण आता है। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन होगा। और एक चीज़, सब जगह अध्यक्ष नहीं याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, जो फैक्ट होगा वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको देखेंगे। इसका मतलब वो अध्यक्ष कभी पूछा नहीं जा रहा होगा, तो थोड़ा सा हमको ये भी समझना है, लेकिन फिर भी जहाँ जरूरत होगी मान लिख देंगे। 1896 में क्या होगा? कांग्रेस का अधिवेशन होगा। अब ये मत देखना कि कौन सा पहला है कि दूसरा है तीसरा, अब इस तरह नहीं काउंट करना हमको। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस सेशन लिखते चलिएगा आप, पॉइंट जो भी जरूरत है। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में हो रहा है। महत्वपूर्ण क्यों है? वाई इट इज इंपॉर्टेंट? हमने 91 नहीं पढ़ा, हमने 92 नहीं पढ़ा, 92, 93, 94 नहीं पढ़ रहे हैं, बट आज 96 के बारे में बात कर रहे हैं। 85 से शुरू हो रहा है, 96 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में, यानी इसी सेशन में पहली बार क्या हो रहा है साहब? राष्ट्र गीत गाया है, पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया गया आपका, वंदे मातरम। तो पहली बार इस सेशन में क्या होता है आपका? ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इस अधिवेशन में पहली बार क्या हो रहा है साहब? आपका राष्ट्रगीत गाया जाएगा। पहली बार क्या होगा साहब? पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। नेशनल सॉन्ग, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, ये हमको एक पॉइंट याद रखना है। तो अब क्योंकि राष्ट्रगीत के बारे में सेशन कांग्रेस सेशन, हर जगह सेशन चलेगा, जो बैठक हो रही है आप मीटिंग लिख लो, ये सेशन साल में एक बार होगा ना, तो सेशन आप बोले मीटिंग बोले, जो भी बोले आप। राष्ट्रगीत, अब राष्ट्रगीत के बारे में आपको पता है? नहीं पता? अरे भैया, नेशनल सॉन्ग के बारे में नहीं पता है तो क्या फिर किसने लिखा है? भैया जी कौन बताएगा? भैया जी बताएंगे, भैया जी बताएंगे, भैया जी को बहुत राष्ट्रगीत के बारे में अनुभव है। भैया रोज सुबह शाम देशभक्ति के लिए राष्ट्रगीत गाते रहते हैं। भैया जी बताइए जरा सर, राष्ट्रगीत कब गाया गया? मतलब वो तो लिखी थी मैंने, किसने लिखा है इसको? भैया जी का टैलेंट है, कह रहे। हाँ बताइए सर। अरे वाह, क्या आंसर दिया सर आपने। आप बता सकते हैं कौन है? जी बताइए बताइए। बम्पकिन, ऐसे ही कुछ था, समथिंग लाइक। आनंद से लिया गया, बंकिम चटर्जी सन्यासी और लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी लिख लीजिए भैया।
बंकिम चंद्र चटर्जी जो आपका है, इन्होंने इसको लिखा हुआ है राष्ट्रगीत को। और जो ये लिखा है कहाँ पे, एक उपन्यास है जिसको नॉवेल कहा जाएगा, उपन्यास है, उसका नाम है आनंद मठ। उस आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है, आनंद मठ, ध्यान रखिएगा। इस उपन्यास से लिया गया है राष्ट्रगीत को, जो आपका वंदे मातरम है। और राष्ट्रगीत है क्या, बहुत तो ये नहीं पता, लिख लेना भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये जो आनंद मठ है उपन्यास है, इस उपन्यास में अगर क्वेश्चन आ जाए किसके बारे में लिखा गया है या किस दौरान लिखा गया था, तो बंगाल में एक आंदोलन चल रहा था जो सन्यासियों के द्वारा किया गया था। सन्यासी जानते, कहते हैं ना सन्यास ले लेंगे जीवन से, वही सन्यासियों की तरह। तो इसमें उन्होंने इसी सन्यासियों के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है, आनंद मठ में किसका वर्णन है, सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह बंगाल में ही हुआ था, और उसी को हाईलाइट करते हुए उन्होंने इस नॉवेल में इसका वर्णन दिया हुआ है। बहुत आसान हो जाता है चीज़ें, बस आपको समझना थोड़ा सा साली के। देखिए 1896 एक फैक्ट था केवल कांग्रेस का, लेकिन उससे कई सारे फैक्ट आपके निकल के आ रहे हैं। आपका राष्ट्रगीत पहली बार गाया जा रहा है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम कलकत्ता सेशन हो रहा है सब। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत को लिखा हुआ है, जो वंदे मातरम है, भारत का राष्ट्रगीत। किससे लिया गया है सब, आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ में किसके बारे में वर्णन मिलता है, सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन है। अब कुछ भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछेगा तो आपको लिंक करना आना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1896 का जो हमारा सेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगला जो सेशन है ना, एक लाइन लिखना है इसका। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ये जो आपके सेशन है इसके हेड कौन थे, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अब मैंने बोला सबका लिखना है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम लिख लीजिएगा। 1896 का जो कांग्रेस का सेशन हो रहा है उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, हेड कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे, इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके अध्यक्ष रहमतुल्ला, रहमतुल्ला रहमतुल्ला नाम है, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, नाम से कोई फर्क पड़ता है? अरे वाह, तुमने तो पूरे जीवन का सार बता दिया है। कर्म से फर्क पड़ता है, नाम से नहीं पड़ता है। सही है, बात तो सही है, नाम से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। साइड लो, साइड, पूरा साइड लीजिए। हाँ पूरा ट्रक निकालिए अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़े। अब मुद्दे की बात है, मैंने बोला कि साहब ये तो हो गया। 1901 का अगला सेशन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में इंपॉर्टेंट है, 1901 1901। अब 1896 के बाद के नहीं पढ़ने हमें 1896 के बाद सीधा जो अगला कांग्रेस की मीटिंग होगी, हर साल मीटिंग कांग्रेस की होती थी, तो 1901 में एक घटना होती छोटी सी, उसको भी हमें थोड़ा सा देख लेना है। क्या है साहब, उसको जरा देख लेते हैं साहब, नोट करते चलिएगा भाई साहब। उन्नीस सौ एक की जो आपकी है 1900 कांग्रेस अधिवेशन, उन्नीस सौ एक क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है साहब, थोड़ा सा ये इसके पीछे रीजन बता सकता है कोई, महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों पढ़ना, सिर्फ एक लाइन, बाकी और कोई, या कोई ऐसी चीज बताइए जो इसमें हुई हो, कोई ऐसी चीज नहीं है माइंड में? अरे साहब, गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट 1901 में कर दिया था। अब आप सोचो, गांधी जी तो 1915 में आ रहे हैं साहब, क्वेश्चन तो ये भी उठना चाहिए दिमाग में। भारत में गांधी जी 1915 में आए, लेकिन उससे पहले वो आ चुके थे। गांधी जी एक बार आए साउथ अफ्रीका से, फिर दोबारा चले गए थे। जब 1901 में आए हैं तो उस समय उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, दैट वाज अ पॉइंट। फिर अपने 20 बच्चों को लेके चले गए थे। तो कांग्रेस के 1901 में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि 1915 के बाद गांधी ने शायद पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन गांधी जी ने 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर दिया था। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, गांधी जी ने
गांधी जी कोट पैंट पहनते थे, अच्छा और क्या। गांधी जी ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, बाकी गांधी जी तो बात करेंगे पहली बार। हाँ, वो गांधी जी का शॉर्ट्स पहना रहे हैं, कहते शॉर्ट्स नहीं पहनते थे गांधी जी, देश के राष्ट्रपिता है। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। बस हमको ये ध्यान रखना, बाकी और कोई मुद्दा यहाँ पे है नहीं किसी प्रकार का, और फालतू को फैक्ट हमको लिखने नहीं है कोई ज़्यादा खास। हाँ, अरे भैया ज़्यादा कोई मतलब नहीं इस तरह, ये हम लिखाने को बहुत कुछ लिखाते चले जाएं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अध्यक्ष भी लिखने कोई मतलब नहीं है, दिनसा वाचा अध्यक्ष थे उस समय, लिखना चलो अब लिखते जाओ भाई, कोई मतलब नहीं इन्फॉर्मेशन का गैदर करने का, ये आपकी फालतू की इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण क्या है, बस ये एक छोटी सी, बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके हेड कौन थे, हेड थे दिनसा वाचा, यस, दिनसा वाचा, ये इसके हेड थे। यानी कि 1901 का जो अधिवेशन हो रहा है उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके जो लीडर थे दिनसा वाचा थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक इसी तरह छोटा सा फैक्ट और लिख लीजिए इसके बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार का पार्टिसिपेट किया है 1904 में, ठीक है। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। 1904 में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना तो इट्स वेरी, ऐसा नहीं है, देखो एजुकेटेड पर्सनालिटी थी वो भी, मैंने कहा कि कुछ भी है, वो पाकिस्तान और भारत के बीच का जो विवाद है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर हम नॉलेज के आधार पर देखें तो वो भी एक एजुकेटेड पर्सनालिटी थी और पढ़े लिखे थे जिन्ना जी। या बाकी तो बात अलग है, देश के विभाजन में उनका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए लोग उनको गालियाँ भी देते हैं, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो अलग मुद्दा है। हमें समझना है जरा सा इस पॉइंट को, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक लाइन और लिख लीजिएगा यहाँ पे, 1904 का जो कांग्रेस अधिवेशन होगा, 1904 का कांग्रेस सेशन, कांग्रेस सेशन लिख लीजिएगा इंग्लिश में, कांग्रेस अधिवेशन। ये जो कांग्रेस अधिवेशन है ना मेरे भाई 1904 का, 1904 का कांग्रेस, वो सामने बैठे हो और बातें कर रहे हो, ये मुंह खोला जाता है लेकिन ऐसी जगह खोलो जहां पे लोग सुने। उन्नीस 1904 का कांग्रेस अधिवेशन, 1904 का कांग्रेस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग ले रहे हैं, लिख लीजिएगा मोहम्मद अली जिन्ना। लोग कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए ज़्यादा इसको, हाँ ऐसा भी को कहते हैं, कह रहे देश का विभाजन इन्होंने कराया, इसको इनको रिस्पेक्ट नहीं दो इनको, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है। अब इनके आगे रिस्पेक्ट लगा दो तो और लोग विरोध करने लगे। हाँ ऐसा भी होता है, एक ने मुंह लगा लिया था अपने ऑफिस में फोटो मोहम्मद अली जिन्ना की, बड़ा विवाद हो गया। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना 1904 का कांग्रेस अधिवेशन किए, ठीक है। ये तो छोटे मोटे हमारे अधिवेशन थे। अब आता है 1905 का एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसको भी हमें समझना है, ठीक है। डाल लीजिए कांग्रेस अधिवेशन 1905, महत्वपूर्ण चीज़ है कांग्रेस अधिवेशन 1905। कांग्रेस अधिवेशन 1905, देखिए कांग्रेस अधिवेशन 1905 है, 1905 है। जो आपको पता है ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है 1905 का, इससे पहले एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी होती है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो भी अधिवेशन होता था मुख्यतः दिसंबर के महीने में हो रहा था, यानी कि साल के अंत में हो रहा है। इसका मतलब 1905 के वर्ष में उस समय जो भी घटनाएं होंगी वो सभी सारी घटित हो चुकी होंगी, और अक्टूबर के अगस्त में डिक्लेयर कर दिया जाता है बंगाल विभाजन को लेकर के। एग्जैक्ट डेट बता सकता है कोई, बंगाल विभाजन की लॉर्ड कर्जन ने कब डिक्लेयर किया था? 20 अगस्त को डिक्लेरेशन आ जाता है, और 16 अक्टूबर 1905 को हम लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, काला दिन भी कहा जाता है उसको, और सभी लोगों ने आंदोलन किया था। और उसी दिन से क्या हमने शुरू कर दिया साहब,
आपका स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया था, बंग भंग मूवमेंट आंदोलन शुरू किया था। तो मुद्दा क्या है, कांग्रेस का अधिवेशन, पहली चीज हम इसको देखेंगे क्या हो क्या रहा है। 1905 में साइड में बैकग्राउंड हिस्ट्री आप अगर थोड़ी सी लिखेंगे तो आपको आइडिया चल जाएगा, जिनको नहीं पता है वो जरूर लिख लेंगे। 1905 में आपका भारत का उस समय हमारा जो वायसराय है वो कौन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत का जो वायसराय है उस समय वो है आपका लॉर्ड कर्जन। कर्जन भाई साहब हैं, लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था उस समय। लॉर्ड कर्जन ने किया क्या था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये थोड़ा सा समझना है, क्या कर दिया साहब इसने, बंगाल का विभाजन किया। अब बंगाल का विभाजन क्यों किया, उसके पीछे रीजन है, वो अलग चीज है। बंगाल का विभाजन कर दिया। अब बंगाल का विभाजन जब करेगा तो लोगों के अंदर आक्रोश होगा। बंगाल का विभाजन, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे बड़ा केंद्र था, सेंटर था, किसके लिए, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा सेंटर था आंदोलन मूवमेंट का। तो जो कर्जन था उसे लग रहा था कि यार पहले बंगाल को तोड़ दो, और अगर बंगाल को तोड़ देंगे दो भागों में, जिससे हिंदू और मुस्लिम को ऐसे तोड़ो कि हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन हो जाए और आपस में मतभेद पैदा होने लगे, तो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। और हुआ भी यही, इसीलिए 1906 में मुस्लिम लीग पैदा हो रही है। वो जो करना चाहता था उस पर सफल भी हुआ है काफ़ी हद तक। तो साहब उसने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। रीजन उसने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो रहा है, इतना बड़ा राज्य है और इसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं एक साथ में, तो हम चाहते हैं इसे दो भागों में बांट दिया जाएगा तो संभालना आसान हो जाएगा। यानी कि उसने जो कारण दिया था वो प्रशासनिक आधार बता दिया था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी यही थी कि उसे साहब क्या करना था, आंदोलन को रोकना था, राष्ट्रीय आंदोलन। क्योंकि आपको दिख रहा 1905 और 1885 से लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। अब लोग क्या करेंगे, आंदोलन करने के दौर में आ चुके हैं। अभी तक आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, भैया आसानी से हम आपसे बातें कर रहे हैं और जो हमारी बातें उनको स्वीकार करो। लेकिन अब क्या हो रहा है, बाल गंगाधर तिलक की लाइन निकल के आ रही है, और वो कैसे हैं, आंदोलनवादी हैं। वो कहते हैं कि हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा मूवमेंट करेंगे, आंदोलन करेंगे और चीज़ें अपनी स्वीकार मनवाएंगे। दैट वाज अ पॉइंट। तो बंगाल का विभाजन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन कर देगा। बंगाल का विभाजन टॉपिक है, पूरा पढ़ेंगे बाद में। अब जब बंगाल का विभाजन होगा तो इसके खिलाफ, बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया था, उसको बोला गया बंग भंग आंदोलन। ये भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना बंग भंग आंदोलन शुरू कब हुआ, सीधा पॉइंट आएगा तो लिंक करने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। बंग भंग आंदोलन यानी कि जो बंगाल को उन्होंने विभाजन किया ना, उसको भंग करो, कैंसिल करो फिर से, और फिर से एक साथ मिला दिया जाए, मिलाया जाएगा बाद में। बंग भंग मूवमेंट आंदोलन ये आपका किया गया। अभी जो बंग भंग आंदोलन है, इस सब चीज़ों के साथ ही साथ कांग्रेस के अधिवेशन भी चल रहे हैं उस वर्ष। तो उस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1905 में। कहाँ पर, 1905 में कहाँ पर हुआ, बनारस में हुआ था। यस, बनारस में होता है, याद रखिएगा। बनारस कहेंगे, नॉट बनारस, बनारस, वाराणसी। बनारस में क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। स्थान है साहब, इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हमें लिखना है बनारस में आपका सेशन हो रहा है साहब, कोई ना कोई तो अध्यक्ष होगा ना, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप इसके हेड लिख लीजिएगा। हेड कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, इंडिया में बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं और रही भी हैं। इंडिया में अद्भुत अद्भुत लोग पैदा हुए हैं, ये बात तो सत्य है कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान का भंडार इंडिया में बहुत पैदा हुआ है। भारत में एक से एक पर्सनालिटी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थी, तो इस धारा के जो है वर्तमान की आज़ादी के दौरान की। इससे पहले आप देखेंगे तो आपको हर वर्ग में दिख रहा है, किसी भी राजा के वंश में हो, कालिदास से लेकर के आपको लाइन लगी है, आर्यभट्ट से लेकर के आप देखेंगे, कबीर से देखेंगे, तुलसी, सारे कहाँ इंडिया में पैदा हो रहे हैं, एक से एक ग्रेट लीडर पर्सनालिटी है। तो मतलब नॉलेज तो था यहाँ पे इंडिया पे, ऐसा नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले, तुलसीदास जी बताओ, जाते हैं बेचारे, वो पहले क्या थे, तुलसीदास लकड़ी कहाँ काटते थे, भैया जो लकड़ी करा रहे हैं, कालिदास लकड़ी काटते थे। कालिदास की कहानी बड़ी फेमस कहानी है। विद्योतिमा नामक एक राजकुमारी थी जो अपने आप को बहुत विद्वान मानती थी उस शहर में। तो उसने घोषणा कर दी थी कि साहब पूरे क्षेत्र में जो भी मेरे प्रश्नों का जवाब दे देगा तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी। ऐसा प्रस्ताव, आप भी आज घर में जाइएगा, ऐसा प्रस्ताव रखिएगा। हाँ, उसने रख दिया प्रस्ताव। पूरे देश और विदेश के सब जितने थे भैया ज्ञानी, अपने आप को विद्वात्मक साथ शादी करने का मौका मिल रहा, सुंदर थी, कन्या थी, बढ़िया, तो चले आ रहे। लेकिन सब सवाल जो पूछती थी उसका जवाब नहीं दे पाता था। अब समस्या ये थी कि भाई साहब, इसका मतलब ये कि उसने घोषणा कर दी कि अगर कोई जवाब नहीं दे पाएगा तो शादी नहीं करेगी क्या।
तो वो यार किसी, अच्छा जिनको हरा देती थी बेइज्जती महसूस होती थी, तो बहुत वो ऐसा नहीं कि मतलब सिंपल हार गए चले जाए, बेइज्जती करके भगाती थी सबको। तो कुछ लोगों को बात लग गई यार कि यार ये मेरी बेइज्जती कर दिया, हराया तो ठीक था लेकिन बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी इसको। तो उन लोगों ने ठाना कि यार इसकी ऐसे व्यक्ति शादी कराई जो सबसे दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान हो। तो वो लोग लग गए ढूंढने में कि वो मूर्ख इंसान है कौन। तो जा रहे थे रास्ते में ढूंढते ढूंढते, तो देखा उन्होंने कि एक आदमी एक कुल्हाड़ी लिए डाली में बैठे डाली काट रहा है, और डाली में बैठा उस तरफ है जिस डाली से काट रहा है, उल्टा बैठे काट रहा है कि डाली कटने के बाद गिरेगी तो वो भी गिर जाएगा। तो उन्होंने सोचा दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी यही हो सकता है, जिस डाली में काट रहा है उसी डाली में बैठा है, अगर पीछे बैठा चलो चल भी जाए, क्या इसी को ले चलते हैं। तो उनसे बताया कि साहब एक प्रतियोगिता चल रही है, उसे बताया नहीं क्या चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है और उस प्रतियोगिता में आपको बोलना नहीं, मौन धारण रखना है, बस कुछ मत बोलना, बाकी हम संभाल लेंगे सब। तो कालिदास प्रसन्न हो गए, पहुंच गए विद्योतिमा के उसमें महल में, और भैया फिर वो चालू। तो बताया गया कि ये हमारे इस क्षेत्र के बहुत फेमस संत हैं, ये बोलते नहीं, मौन व्रत में आंसर देते हैं, तो आप इशारों में बात करिएगा। अब कालिदास को क्या पता, कालिदास आराम से बैठे हैं। तो कालिदास से उन्होंने दिखाया एक उंगली ऐसे, तो उनके कहने का मतलब ये था कि ईश्वर एक है, मतलब इशारा इशारा में बात हो रही है। कालिदास को लगा कि हमको उंगली दिखा रही है, तो उन्होंने कहा कि एक मुट्ठा मारेंगे तुमको हम। कह रहे तुमको उंगली दिखाओगे, मुक्का मारेंगे। एक्सप्लेन करने वाले पीछे बैठे थे, तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, ये कह रहे हैं जितने भी धर्म हैं इन सभी धर्मों का सार एक है, तो सारे ईश्वर एक साथ रहते हैं। आप किसी भी धर्म का प्रयोग करते हुए जाएंगे वो इसी रास्ते से पहुंचेंगे, मतलब इन सभी को पंचतत्व एक ही में विलीन रहता है। ऐसे मूर्ख जो लोग, वो लोग पीछे बैठे थे, वो कुछ भी पूछती थी उसका जवाब इशारों में देते थे और उसका वो एक्सप्लेनेशन भी शायद पकड़ा देते थे। इस प्रकार कालिदास से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सारे जीत जाते हैं, साली शादी भी हो जाती है। बाद में पता चलता है कालिदास को कुछ आता ही नहीं है। तो एक दिन जब पता चल जाता है इनको कुछ नहीं आता है, तो भाई साहब विद्योतिमा लात मार के बाहर कर देती हैं, समझे। और जब ऐसा हो जाता है तब इनको ठोकर लगती है, भैया बेइज्जती हो गई मेरी तो। तब ये जाते हैं और काली माँ के बड़े, कालिदास नाम कहाँ से पड़ता है, क्योंकि भैया कालिदास काली माँ के बहुत भक्त थे, दुर्गा माँ काली के। तो वहाँ जाते हैं और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर तो धारा प्रवाह संस्कृत का प्रवचन चालू होता है। और देखो कितने बड़े लीजेंड है। आपको लग रहा होगा कहानी है बेटिया, कालिदास पैदा हुए, ये दौर है इतिहास का, और क्या ये हिस्ट्री का दौर है। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि कालिदास वो भगवान वाली कहानी तो नहीं है कोई, ऐसा कुछ नहीं, ये सब रियलिटी है। ये इतिहास में आपको हिस्ट्री मिलता, प्राचीन भारत के इतिहास में कालिदास का पूरा कैरेक्टर, और कालिदास नाम को थे और महल में रहते थे, राजा के दरबार में रहते थे। इसी प्रकार तुलसीदास तो अभी का अकबर के दौरान है, ये 1600 आज से 400 साल पहले ये रामचरितमानस जो लिखी गई है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, इतने बार पढ़ डाला, अवधी भाषा है, हिंदी नहीं दिखती आपको, अवधी लैंग्वेज है। अब रामचरितमानस में तुलसीदास वाली जो कहानी है, तुलसीदास वाली बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पत्नी क्या नाम था, हाँ पत्नी चली गई अपने मायके, नाराज हो गए तुलसीदास से। तो तुलसीदास इतने मतलब पत्नी को मतलब वो हो गए थे, हाँ तो मेरे प्रिया क्या नाम है, हाँ। तो भैया तुलसीदास क्या किया, रात में बारिश चल रही भयंकर, गंगा नदी को तैरते हुए पार कर दी, तैरते तैरते पहुंचे तो एक मुर्दे के ऊपर ही बैठ के पहुंच गए, दूसरे हाँ डेड बॉडी के ऊपर, और उसके बाद उस पार पहुंच गए। अब रात का समय था, महल में अपने राजकुमारी थी, उनकी वाइफ थी। अब दरवाजा खुलवा नहीं, नीचे ससुर साहब लाठी लिए खड़े, वो रात में क्या करने आए हो, जब अभी पत्नी आई घर छोड़ के, एक दिन नहीं रह सकते बिना पत्नी के, वो रह ही नहीं सकते थे। तो बगल से दीवार से चढ़ते, वो पाइप नहीं होता है, वो पाइप से चढ़ते चढ़ते पहुंच गए, और बाद में पता चला सांप को पकड़ गए हैं। हाँ सांप लटका, तो सांप को लटक पहुंच गए ऊपर, सांप ने पहुंचा भी दिया। क्वेश्चन ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अलग चीज़ है। पहुंचते हैं खिड़की के अंदर, घुसते हैं जाकर के, कोई मूवी वाली स्टोरी पूरी चल रही है तुलसीदास के दौरान। तो उनकी पत्नी ने कहा कि बेइज्जती कर दी, उन्होंने कहा कि इतना तुमको प्रेम है, इतना प्रेम किसी और चीज़ से किया होता तो आज प्रसिद्ध हो जाते। ये बात उनके दिल में लग गई, कहा जाते हैं आज के बाद, छोड़ दिया उन्होंने, चले आए। देखो रामचरितमानस लिख दिया साहब, ग्रेट पर्सनालिटी। फिर उसके बाद कहा कि जा रहे हैं हम चित्रकूट, जा रहे हैं रामचरितमानस ही लिख के लौटेंगे, ठीक है। हाँ। तो इससे सार ये निकलता बेटा, चाहे पत्नी छोड़ो चाहे घर छोड़ो, छोड़ना है कुछ, हाँ कुछ ना कुछ छोड़ना है, ठीक है। मुद्दे पे आओ इधर भैया, भैया इधर आओ, इधर आओ।
तो मुद्दे की बात क्या है साहब, कांग्रेस अधिवेशन जो है ना, स्थान क्या है हमारा सारा, बनारस हो रहा है साहब, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और इस अधिवेशन में होगा क्या, कबाड़ी मार्केट इधर सुनो, इस अधिवेशन में होगा क्या, जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले है ना, इस मंच से बंग भंग आंदोलन को सपोर्ट किया गया था। इसी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इंग्लिश में भी स्वदेशी मूवमेंट कहेंगे, स्वदेशी मूवमेंट। ना लिख पाना बता देना भैया, स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट। तो भैया इस वाले से कर क्या रहे हैं, गोपाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में क्या हो रहा है साहब, बंग भंग यानी कि स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट किया गया, स्वदेशी आंदोलन को, मूवमेंट को सपोर्ट किया गया, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ और क्या किया गया, इस आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट तो किया गया, और बंगाल विभाजन की को रद्द करने की मांग भी की गई इस मंच में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग की बात उठाई गई थी इस वाले में। सीधा सीधा पूछता है, बंगाल विभाजन 1905 में किया गया, इसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन के तहत बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग की गई थी, तो यहाँ पर मांग भी की गई है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग। कैंसिल किया जाए, स्वदेशी मूवमेंट, इसी को कहा जाता है बंग भंग मूवमेंट को। तो ये तो भैया हमारा क्या है, पॉइंट हो गया कांग्रेस से रिलेटेड, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा ये चलेगा चलेगा। साथ ही साथ अब आपका क्या होगा साहब, अगला सेशन भी तो होगा कहीं ना कहीं, और अगला सेशन होगा साहब क्या, 1906 में। हाँ जी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करो अच्छा आप। अगला जो सेशन होगा साहब आपका, वो हो रहा है साहब 1906 का। देखो इससे कई सारे आपके क्वेश्चन एक साथ बनते चले जाते हैं, 7-8 प्रश्न बन सकते हैं, कुछ भी डाला जा सकता है, तो आपको समझना है कॉन्सेप्ट। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, का कांग्रेस अधिवेशन। भैया 1906 का कांग्रेस जो अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था। इसके जो हेड है वो कौन है, दादा भाई नौरोजी। इसके जो अध्यक्ष होंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई इसके नौरोजी हेड होंगे। अब मुद्दा क्या है जरा सुनिएगा, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अच्छा एक पहले फैक्ट लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूं आपको। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के मंच से सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, स्वराज, स्वराज शब्द का प्रस्ताव या शब्द का प्रयोग कब किया गया पहली बार कांग्रेस के मंच से, वो 1906 का अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस का। सो दैट वाज अ पॉइंट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको लिख लीजिएगा आप, कांग्रेस से के मंच से पहली बार स्वराज का प्रयोग, कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रयोग यानी कि यहां पर किया गया। अब ये जो अधिवेशन है ना साहब, ये सेशन जो था, ये सेशन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि साहब इस सेशन के पहले कुछ डिस्प्यूट हुआ इंडिया में। देखिए आज़ादी का दौर चल रहा, हमें लड़ना किससे, लड़ाई अंग्रेजों से लड़ना है, लेकिन भारत में कांग्रेस के ही लोगों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया। रीज़न क्या था कि साहब अब यहाँ दो ग्रुप निकल के आ रहे हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम आज़ादी की मांग कर तो रहे हैं, आज़ादी अंग्रेज हमको दे देंगे, एक न एक दिन तो परवाह नहीं करेंगे, अभी आज़ादी के तो खैर कॉन्सेप्ट भी नहीं, स्वराज की बात चल रही थी। एक ग्रुप कह रहा है कि साहब हमको अब आज़ादी नहीं चाहिए, अब हमको मूवमेंट करना है। तो मुद्दे की बात यह है कि साहब ये ग्रुप ये कह रहा है, दूसरा ग्रुप ये कह रहा है, दो ग्रुप यहीं से धाराएं निकलती हैं। कांग्रेस में कह रहा है अगर वो नहीं दे रहे हैं तो हमें आंदोलन करना चाहिए, तो एक ग्रुप कह रहा है आंदोलन मत करो, हम रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं ना। दैट वाज अ पॉइंट। तो यही कारण है कि कांग्रेस का विभाजन भी हो रहा है।
अगले वाले में, लेकिन ये लड़ाई शुरू किसकी होगी? अध्यक्ष पद के लिए होगी। तो यहां पर थोड़ा समझना यह है, 1906 का जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन में कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है उसका जो हेड होगा, उस हेड की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में दो ग्रुप बढ़ जाते हैं 1906 के अधिवेशन के। 1906 का जो अधिवेशन है उसमें दो ग्रुप बनते हैं कांग्रेस में। एक ग्रुप ये कह रहा होता है कि साहब इसका जो अध्यक्ष बनाना है, अध्यक्ष पद की लड़ाई है साहब, यहाँ पे कुर्सी की लड़ाई हो रही, मतलब आज भी कुर्सी की लड़ाई चल रही साहब। सीएम पीएम पद में कुर्सी की लड़ाई तो चलती है। वो बात अलग कि रिजर्व रहती है, भाजपा में रिजर्व में मोदी जी के नाम पे सीएम पीएम की कुर्सी, और सपा में रिजर्व है अखिलेश यादव के नाम पे। मायावती सरकार का पता नहीं आने की नहीं आनी है। हाँ, क्या लगता है मायावती सरकार आएगी? बेटे मायावती गई कहाँ? मायावती कहाँ चली? दिखाई नहीं पड़ती है। मायावी हो गई क्या? आजकल सम्मेलन चल रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति आजकल ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि 12% 10% के आसपास ब्राह्मण हैं। तो आजकल पूरी की पूरी राजनीति यहीं घूम रही है। जिसको देखो चाहता है वो। अब विकास दुबे वाला मुद्दा उठा रहे हैं लोग बार बार, विकास दुबे का मुद्दा चल रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कांग्रेस। तुम लोग कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं इतिहास वाले कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा हूँ बस। नहीं सर, हमारा सिर्फ इतिहास के साथ लेन देन है, बाकी किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। भाजपा भी होती तो भाजपा के बारे में बात करते, लेकिन भाजपा कब बनी है? भाजपा का गठन कब हुआ है? बताओ ये भाजपा का गठन कब हुआ है? अब 19 आजादी के बाद तो हुआ ही होगा भैया। 1980 में भाजपा गठन होता है साहब, 1980 में बात करेंगे। देखिए 1906 जो चल रहा है साहब, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कांग्रेस के अध्यक्ष पद की लड़ाई होगी। एक ग्रुप चाहता है कि साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने बाल गंगाधर तिलक, एक ग्रुप चाह रहा है। और एक ग्रुप ये कह रहा है, और ये कौन से लोग कह रहे थे? जो नए युवा निकल के आ रहे थे, गरम दल आगे निकलेगा, गरम दल बन जाएगा, वही बन जाएगा गरम दल। तो जो नए युवा लोग थे वो सारे युवाओं में थे, तो वो कह रहे थे अब अध्यक्ष पद इनको दो। अभी तक क्या थे? सारे बुजुर्ग लीड कर रहे थे सोसाइटी के। दूसरा ग्रुप कह रहा है कि साहब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को नहीं बनाना है, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो युवाओं को कम पसंद करते हैं। अक्सर देखा होगा पार्क में, आप कभी गए हो भैया जी, क्या नाम, उत्कर्ष भैया, पार्क में गए हो कभी रनिंग करने? वहाँ पे आंटियाँ आई हो, अंकल जी, और फिर उनके बगल में बैठ जाओ। फिर जब बगल बैठे कभी सुनना बातें, तो ऐसे बातें करेंगे तो मतलब तुम्हारा होश उड़ जाएंगे। हाँ, वो ऐसे कमेंट पास करेंगे, देखो इनको छोटे छोटे बच्चे यहाँ टहल रहे पार्क में। मतलब क्या है ना उनकी बातें, क्योंकि वो छोटे बच्चों को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ बउआ इधर देखो, हाँ तो पत्थर मार दो किसी को। चलिए इधर आइए। तो भैया दूसरा जो ग्रुप है ना, वो दूसरा ग्रुप चाहता है कि कौन बने? रास बिहारी घोष बने। रास बिहारी घोष को सपोर्ट कर रहा है, नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है साहब? इसको सपोर्ट कर रहा है। ये सारे लोग वो लोग थे जो कौन थे? नरम दल के लोग थे, मॉडरेट थे। और ये गरम दल के एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल के लोग, दो दल बने हुए। अब जब दोनों के बीच में टकराव हो गया साहब, तो मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए तीसरा बंदा आएगा। तो दादा भाई नौरोजी आते हैं, कहते हैं तुम ना तो बाल गंगाधर तिलक बनेंगे, न रास बिहारी घोष बनेंगे, मैं बनूंगा। मतलब ऐसा वो नहीं कह रहे थे, लोगों ने तय किया कि ना तो आप बनिए ना तो आप बनिए। और जो उस समय सबसे बुजुर्ग में थे दादा भाई नौरोजी, तो कहा गया इनको बना दिया जाता है। और इसीलिए 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसको दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। द रीजन कहाँ मानी गई? नहीं, दैट मुद्दा इनको लेकर के सिर्फ था कि इनको नहीं बनाना है। दादा भाई नौरोजी सब लोग सहमत थे, उनकी सोच जो थी वो सारी सब लोग के साथ, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई। और इस मुद्दा ये नहीं था कि नरम दल के लोग बनेंगे, दिक्कत ये थी कि ये नहीं बनने चाहिए, बनना इनको चाहिए, चलती थी नंबर। और बाद में देखेंगे इनके बारे में कि ये नरम दल के सदस्य बाद में बम भी फोड़ रहे हैं, ये बम भी फोड़ते हैं, तो ये बाद में क्रांतिकारी रूप धारण कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है इतिहास में, इसीलिए समय कब बदल जाए पता नहीं चलता साहब। तो 1906 का भैया निपट गया कार्यक्रम।
अब आते हैं 1907 में थोड़ा सा। और जब ये मामला चल रहा होगा तो एक अंदर की आग है ना, उतनी जल्दी मरती नहीं सर। क्यों? अंदर की आग है, उसको जलाओ नहीं है तो दीपक अंदर जलाओ, पढ़ाई की आग जलाओ, और किसी की आग थोड़ा जलाना पड़ेगा। घर नहीं जलाना, किसी घर जलाने लगो जा करके, तो आग तो ताप ही लेंगे वहीं पे। क्या नाम लिखा है? और रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष। अब मुद्दा क्या है साहब? 1907 में जरा आते हैं, 1907 को जरा समझ लेते हैं साहब। तो 1907 में होगा क्या? देखिए 1907, भैया जी देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, जल्दी से निपटाते हैं इसको। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कहाँ हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ 1907 का? सूरत में हुआ था, ठीक है, सूरत में हुआ। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, जिनको नहीं याद है वो ध्यान रखिएगा। सूरत में हुआ था, और इसीलिए इस अधिवेशन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सूरत विभाजन, वाई सूरत डिवीजन क्यों कहा जाता है? आई विल डिस्कस ऑन दिस वन, बात करते हैं थोड़ा सा। सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। हुआ ये था कि कांग्रेस यहाँ दो भागों में बढ़ जाती है। अब दो भागों में बढ़ जाती है, कैसे बढ़ती, जरा इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कांग्रेस यहाँ दो भागों में बढ़ जाएगी, डिवीजन हो जाएगा साहब। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो कांग्रेस है ना साहब, कांग्रेस, उसमें क्या होगा 1907 में दो ग्रुप तो थे ही, 1907 की बात कर रहे हैं साहब। अब दो ग्रुप तो थे ही ना, बन ही चुके थे, लेकिन अभी विभाजन नहीं हुआ था। अध्यक्ष पद की लड़ाई फिर होती है यहाँ पर, और ये बताया जा रहा था कि बाल गंगाधर तिलक अगले बार तो बन ही जाओगे। उनको एक्चुअली यही दिया गया था, जैसा कि बाल गंगाधर तिलक तुम शांत रहो और रास बिहारी घोष को नहीं बनने देंगे, दादा भाई नौरोजी 1906 बनते हैं और तुमको अगले साल बना दिया जाएगा। शांत हो गए, युवा जल्दी ठंडा हो जाता है, जितनी जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन उसके अंदर की आग नहीं मरी थी और वो तैयार बैठे थे। 1906 में तो चलो मामला हो गया, 1907 में आया तो फिर लड़ाई हुई कि किसके अध्यक्ष पद की। इस बार होता क्या है कि इसके जो अध्यक्ष वो किसको बना दिया गया? रास बिहारी घोष को ही बना दिया गया। और जब ऐसा मामला होता है तो फिर आक्रोश पैदा होता है, किसके अंदर? लोगों के अंदर। और जो युवा दल के नेता थे वो कहते हैं कि अब हम कांग्रेस से अलग हो रहे हैं क्योंकि हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जा रही है। और एक अच्छा खासा समर्थन मिल चुका था कांग्रेस के लोगों को, मतलब युवाओं को, क्योंकि युवाओं को समर्थन बहुत आसानी मिल जाता है। कोई भी रैली होगी तो युवाओं क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उनके पास जन समूह होता है, लोग होते हैं, रैली में लड़के ही तो जाएंगे। तो साहब यहाँ पर वही मामला हुआ, तो उन्होंने कहा कि अब तो हम पार्टी बना ही सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आज़ादी तो लड़ना, अलग से लड़ लेंगे अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। तो यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा और कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है 1907 में। एक कहलाता है आपका गरम दल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, और दूसरा जो था नरम दल, इसे कहा जाता है मॉडरेट। गरम दल के जो मुख्य नेताओं में से आप लिख लीजिएगा, गरम दल के मुख्य नेताओं में से आपका बाल गंगाधर तिलक, दूसरा आपका लाला लाजपत राय, तीसरा आपका बिपिन चंद्र पाल, यस लिख रहे हैं उसको भी लिख लेते हैं, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। ये सारे क्या है? सब ये गरम दल के नेता हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन सा गरम दल का नेता नहीं है, ऐसा डाल दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना इनमें से आपके हैं और कोई ऐसा नाम डाला जाएगा। इधर कौन से आ जाएंगे? कई सारे, लेकिन ये मुख्य हमको पढ़ना है ना। अब हजारों लोग रहे होंगे तो सबके नाम तो नहीं पढ़ेंगे हम, तो हमको क्या मुख्य इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बस, मैडम हमारा बस इतना सा है। इसमें से आपका क्या है? दादा भाई नौरोजी हो गया है, गोपाल कृष्ण गोखले, सब कैसे हैं? नरम दल के। जितने भी सीनियर लीडर हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, सारे अब नरम दल के हैं।
WC बनर्जी हो जाएंगे, सब जितने भी नेता आपके निकल के आएंगे सब नरम दल के नेता, जितने भी वृद्ध नेता थे वो सब मॉडरेट वाली सोच के साथ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये विभाजन हो जाएगा कांग्रेस का। और ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है, सपोर्ट किया गया सर 1907 में बना दिया गया, 1906 में बनने नहीं दिया जा रहा था। बाल गंगाधर तिलक को लोग कह रहे सपोर्ट कर रहे थे बनने के लिए, उधर कह रहे थे कि राज बिहारी घोष को बनाते हैं। बाद में सॉर्ट आउट हो गया मैटर, कोई दिक्कत तुम दोनों कोई नहीं बनोगे, दादा भाई नौरोजी बनेंगे। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन जब सूरत में हो रहा तो राज बिहारी घोष को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये अध्यक्ष हैं। और जब ऐसा हुआ तो फिर इनके साथ तो धोखा हो गया ना बाल गंगाधर तिलक साहब, तो उनको कहा गया था कि अगले बार तुमको हम बनाएंगे। और यही कारण जब ऐसा होता है तो कहते हैं कि हम पार्टी से अलग हो रहे हैं और कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी हुआ है, बता सकते हैं दूसरा विभाजन कब हुआ है? पहली बार विभाजन होता है कांग्रेस का, पहला विभाजन। दूसरा विभाजन 1918 में होगा, 1918 में भी कांग्रेस दूसरा विभाजन होगा। और उस समय मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे। विल डिस्कस ऑन दिस वन, बात करेंगे हम। तो साहब ये हमें थोड़ा सा समझना है। और इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। देखिए बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजों ने ही सब कुछ करवाया एक तरह देखा जाए। 1905 में बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो रहा है, हिंदू और मुस्लिम में टकराव पैदा कर दिया अंग्रेजों ने। उनको पता फूट डालो राज करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यही है। अगर दो लोगों से आपको लड़ना है तो आप डायरेक्ट मत लड़िए, उन्हीं दो को आपस में लड़वाइए ना। और जब दो लोग आपस में व्यस्त हो जाएंगे तो तुमको कुछ करना नहीं होगा, मजा लेना होगा बैठ के। अंग्रेज यही कर रहे थे साहब। यहाँ पे अंग्रेज क्या कर रहे हैं, मुस्लिम लीग को बनवा रहे हैं साहब, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ाई करा रहे हैं। इसके बाद उनका दिमाग कहाँ है, अगर हिंदू और मुस्लिम वाली एकता तो खत्म हो गई ना, अब कांग्रेस पैदा करेगी समस्या, कांग्रेस को तोड़ो। तो कांग्रेस को तोड़ो इन द सेंस मतलब क्या है, कांग्रेस विभाजन 1907 में क्यों हो रहा है? मुद्दा यहाँ पे कहीं ना कहीं तो अंग्रेज जो थे ना वो इस दल का समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे हम सारी आपकी बातें मानेंगे। तो ये लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज हमारे फेवर में आ रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे, क्योंकि पता था समस्या कौन पैदा करेगा। अंग्रेजों को पता समस्या यहाँ पैदा होने वाली है, ये समस्या नहीं पैदा करेंगे। और समस्या पैदा करेंगे उसके लिए अंग्रेजों के पास ऑप्शन होना चाहिए सॉर्ट आउट करने के लिए। तो जब तक ये वायलेंस नहीं करेंगे, जब तक ये हिंसा नहीं करते तो लाठीचार्ज हो नहीं सकती। और जैसे ये होता है ये लोग आंदोलन में उतर आते हैं सारे, क्योंकि इनकी मानसिकता आंदोलनवादी थी। और जहां आंदोलन में उतरते हैं अंग्रेज लाठीचार्ज करना चालू कर देते हैं, पकड़ो इनको। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को पकड़ के जेल में डाल दिया था 6 साल के लिए। 1914 में छोड़ के आते हैं और जब वहां से वापस लौट जाते हैं फिर संत बन जाते हैं, मतलब संत निंदा से यही वाली धारा में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है। अरविंद घोष तो जंगल भाग गए, कह रहे राजनीति छोड़ दिया, कह के हमको नहीं करना राजनीति, भाग गए थे 1909 में। हाँ अंग्रेजों लाठीचार्ज भयंकर, क्योंकि सपोर्ट इनका था ना, लोग ये बड़े नेता थे, गांव गांव में घर घर में लोग इनको मानते थे। ये तो नए युवा निकले थे, युवाओं की बात कोई सुनता नहीं है, सच्चाई ये भी है। युवा के पास जनसमूह है लेकिन जल्दी कोई नहीं सुनता, बात नहीं मानेगा क्योंकि बुजुर्ग हैं। तो यहाँ पे इनको फिर अंग्रेजों के पास ऑप्शन में इनको विधवत मारा और यहाँ पे फिर अलग अलग तोड़ गए। सुरेंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय पता है कहाँ चले गए थे? ब्रिटेन चले गए, लंदन चले गए। हाँ लंदन चले गए थे इसके बाद, क्योंकि अंग्रेज बिल्कुल लग गए थे काम पे कि सफाया करना है, इनको हटाना है जल्दी से। बाल गंगाधर तिलक बचते बेचारे, इनको जेल में डाल दिया जाता है। ये पूरी कहानी चलेगी। फिर ये लोग आंदोलन को लाएंगे, दोबारा रिटर्न में लाएंगे वापस में, लेकिन समय लगेगा। तो मुद्दा वही चीज आता है, कहाँ से ठीक है। तो ये हमारा 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन है, ये कहानी चलती जाएगी। टाइम क्या हो रहा है? 1901 और लिख लीजिए अधिवेशन, उसके बाद आगे कहानी हम रोकेंगे यहाँ पे। 1907 के बाद 1911 में एक लिख लीजिए जरा सा, 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, बस ये एक लिख लीजिएगा। उन्नीस 1911 लास्ट एक पॉइंट और लिख लीजिए भैया। 1911 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होगा, सेशन होगा, वो कलकत्ता में होगा। और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, फर्स्ट टाइम राष्ट्रगान गाया गया। भैया राष्ट्रगीत था, वो राष्ट्रगीत था, वंदे मातरम था। ये राष्ट्रगान जनगण अधिनायक जय है, तो राष्ट्रगान यहाँ गाया जाएगा। अब मुद्दा ये साहब कि राष्ट्रगान के बारे में थोड़ा देख लीजिए। राष्ट्रगान सबको पता है, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने।
रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान लिया गया है। राष्ट्रगान जो लिया गया है एक उपन्यास है जिसको बोला गया गीतांजलि कहा गया। उस उपन्यास का क्या नाम है? गीतांजलि। जो लिया गया है गीतांजलि से लिया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको पता है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। 1913 में नोबेल पुरस्कार। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, जिसकी इनामी राशि केवल 6 करोड़ के आसपास है। 6 करोड़ इनामी राशि होती है साहब। उसके बाद जो सुविधाएं वो अलग चीज़ें हैं, सुविधाएं अलग चीज़ें हैं। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएंगे आपका एयरपोर्ट का खर्चा नहीं आएगा साहब। एक छोटा सा एग्जांपल दे, जिस देश में जाएंगे उस देश में आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। बहुत बड़ा पुरस्कार है, हल्के मत लीजिएगा। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और वो नोबेल पुरस्कार मिलता है किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, लिटरेचर। और जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है वो बुक कौन थी? ये इसी उपन्यास के ऊपर दिया गया था, गीतांजलि के ऊपर। गीतांजलि उपन्यास था, नोवेल थी। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका कलकत्ता का अधिवेशन 1911 वाला हो रहा है, इस अधिवेशन में आपका 27 दिसंबर, डेट अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, 1911 को ये आपका गाया गया था एग्जैक्ट पहली बार। 27 दिसंबर 1911 को आपका पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रगान गाया गया था, चार्ल्स पंचम भारत में प्रवेश कर रहे थे, उन्हीं के स्वागत में गाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी, उन्होंने गाया था, ऐसा केवल उल्लेख मिलता है। तो हार्डिंग, यस, हाँ, इन्हीं के ऊपर बम फेंका गया था, तो बम भी इन्हीं के ऊपर फेंका जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। आज यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद कहानी आगे प्रोसीड करेंगे। कांग्रेस की सीट में आज डाल दूंगा, लगभग कांग्रेस की सीट में 200 या 250 के आसपास क्वेश्चन होंगे टोटल, 200 या 250 के आसपास, या 120 ऐसे कुछ समथिंग है, मैंने एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, 220 या के आसपास ही होंगे शायद। तो जो लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाते रहिएगा। और 2 सीटें हैं कांग्रेस की, एक ही नहीं है, 2 अलग अलग सीट्स होंगी। तो दूसरी सीट भी डालेंगे, लेकिन पहले ये लगाइए, कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तब आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो मज़ा आने वाला है, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। चलिए, धन्यवाद।